नमस्कार। नई सरकार बनाने के बीच जहां सभी लोगों की निगाहें बीजेपी और इंडी गठबंधन को मिले वोटों पर है या इस बात पर कि कौन सी पार्टी किस दूसरी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, वहीं चुनावी नतीजों के अलावा लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों के रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। जी हाँ, तमाम राजनीतिक मुद्दों से अलग चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने बताया कि लोकसभा में नए चुनकर आए 543 मेंबर्स में से 251 यानी कि 46% मेंबर्स के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डेटा रिकॉर्ड लोअर हाउस में आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले मेंबर्स के पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा रहे हैं, क्योंकि असल में साल 2019 में 233 यानी कि 43% न्यूली इलेक्टेड एमपीज ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की थी। वहीं 2014 में यह संख्या 185 यानी कि 34% थी। इस एनालिसिस के मुताबिक 2009 के बाद से आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा करने वाले सांसदों की संख्या में 55% की बढ़ोतरी हुई है। न्यूली इलेक्टेड हुए 251 मेंबर्स में से 170 के खिलाफ यानी कि 31% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिसमें दुष्कर्म, हत्या करने की कोशिश करना, किडनैपिंग और महिलाओं के साथ अपराध शामिल है। इस बार खुद 4 उम्मीदवारों ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपने ऊपर हत्या से जुड़े मामले दर्ज होने की जानकारी दी। वहीं 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े हुए मामलों को डिक्लेयर किया है, जिनमें 2 पर बलात्कार तक के भी आरोप हैं। इस डेटा के बारे में सुनकर आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं और किन पार्टियों से संबंध रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एडीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बरकरार भाजपा के 240 जीते हुए कैंडिडेट्स में से 94 मेंबर्स पर आपराधिक मामले हैं। वहीं विपक्ष के रूप में उभर कर आई कांग्रेस के जीते हुए 99 उम्मीदवारों में से 49 मेंबर्स पर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 ने अपने खिलाफ आपराधिक आरोप होने की जानकारी दी है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 13, डीएमके के 22 में से 13, तेलुगु देशम पार्टी के 16 में से 8 और शिवसेना के 7 जीते हुए उम्मीदवारों में से 5 के खिलाफ केस दर्ज है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भाजपा के 63, कांग्रेस के 32 और समाजवादी पार्टी के 17 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा पहले ही अपने हलफनामे में की थी, यानी जिस बात का डर था वही हुआ। हम ये बात जानते हैं कि इन सभी लोगों पर लगे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, पर सवाल ये आता है कि लोकसभा का चुनाव जीत जाने के बाद इन अपराधों को सिद्ध करने का साहस कौन उठा पाएगा। क्या ये लोग अपने पद का या अपनी पावर का फायदा उठाकर उन लोगों की आवाज को दबाने का काम नहीं करेंगे जिन्होंने इनके खिलाफ ये केस दायर की है। राजनीतिक इतिहास में हमने देखा है कि लोग अपने गुनाहों से मुक्त होने के लिए राजनीति का सहारा लेते हैं। उनका मकसद लोगों की सेवा करना, नीतियों का सही ढंग से वहन करना या लोगों को फायदा पहुंचाना कभी नहीं रहता। अब जब ऐसे लोग संसद में बैठेंगे और अपराध से जुड़े किसी प्रावधान या कानून से जुड़े निर्णय लेने होंगे, तो क्या ये लोग ऐसे कानूनों को देश हित में पास होने देंगे? आज महिलाएं इस देश में खुद को जब असुरक्षित पाती हैं तो सरकार से इसी बात की गुहार की जाती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम करने के लिए कानून बनाए जाए, न्याय प्रक्रिया को व्यवस्थित और एक्टिव बनाया जाए। पर जब ऐसे लोग जिन पर आपराधिक मामलों से जुड़े केस हैं, वो इस मामले की गंभीरता को कैसे समझेंगे? इसलिए इलेक्शन कमीशन और हर एक राजनीतिक पार्टी को इस बात को समझना जरूरी है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को टिकट जो देना होता है वो गुंडागर्दी या दादागिरी के बेसिस पर देने की जगह समझदार, पढ़े लिखे और देश की सेवा में तत्पर रहने वाले लोगों को देने का प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि कानून और सरकारी नीतियों पर बेहतर एक्शन मिल पाए। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो देश और समाज को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।